बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखते हैं टॉपिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन। उसने 1829 के अंदर वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन दिया और उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जब हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर में से जो करंट है उसकी वैल्यू भी उसी रिलेशन से इंक्रीज होती है। जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट है वो भी डिक्रीज होता है। यानी उसने वोल्टेज भी और करंट आई के दरमियान जो रिलेशन निकाला उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। और ये उसने बताया कि वोल्टेज एंड करंट आई आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सबसे पहले आप इसको समझते हैं कि उसने इसको किस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। उसने यहाँ पे एक रेजिस्टर मैग्नेटिक, उसके बाद उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज भी था। और यहाँ पे जो बैटरी है ये जो वोल्टेज है वो क्या है? वेरिएबल। मैं उसको कहता है ये रेजिस्टेंस है। इसके जो एंड पॉइंट है आपके कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस है इनको आगे उसने कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के साथ। इसके बाद सीरीज के अंदर उसने कनेक्ट कर दिया एमीटर। वोल्टमीटर चलना चाहिए इसमें ये किया जाएगा वो क्या पैरेलल लगाते हैं अप्रोक्स कनेक्टर एंड पॉइंट और जो पेयर है एमीटर है उसको कनेक्ट करके को बराबर सी। उसने यह देखा कि जैसे ऐसे वोल्टेज है उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया उसके पास वोल्टेज की वैल्यू कम से ज्यादा वोल्टमीटर ने बताया कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है आप इंक्रीज करते हैं। साथ ही जो करंट था वो पेयर के आगे एमीटर पर वैल्यू उस पे भी वैल्यू सी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। उसने रिलेशन ये बताया कि वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है वो करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही सर्किट में से जो करंट है वो हाई होगा, ज्यादा पास होगा। और जितना आपके पास जो वोल्टेज है वो कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, करंट भी कम फ्लो करेगा। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड provided the temperature and physical states of matter does not change। यानी तो आपके पास कितनी क्या स्टेट है वो चेंज ना हो और ये कंडक्टर की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना। जितने अमाउंट करंट के पास हो किसी भी कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एंड पॉइंट पर। और जो टेंपरेचर है वो जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की वो चेंज ना हो। ये टेंपरेचर की इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है तो वो भी इफेक्ट डालेगी जिसके ऊपर वोल्टेज को ड्रॉ कर दे। इस वजह से वोल्टेज V और करंट आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। और साथ उसने कहा कि उसकी फिजिकल स्टेट में उसकी लेंथ उसके डायमेंशन का क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज ना हो क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सप्लेनेशन आपने एक B कंडक्टर डिफरेंस दिया क्रॉस द हेड ऑफ कंडक्टर और उसकी वजह से जो करंट I है वो फ्लो किया इसमें से सर्किट में से। अब जो वैल्यू है करंट I को चेंज हो रही है विद द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैल्यू से भी करंट I
प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके इक्वल और साथ में प्रोपोर्शनल लगाते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन ये आई आर ये है आपकी मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पे आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस होगा सब्सटेंस या डिरेक्ट। रेजिस्टेंस जो होती है ये कोई क्वांटिटी नहीं है, असल में ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो कि जब कंडक्टर में से करंट पास होता है तो ये करंट के खिलाफ क्या करता है, मज़ाहमत पेश करता है। उसकी प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टेंस है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ओवर द ऑपोजिशन टू द फ्लो करंट थ्रू इट। इसका यूनिट जो है वो ओम है और उसको हम नोट करते हैं डी कैपिटल के लिए। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस भी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। इसकी रीजन ये है कि वो आपके पास कंडक्टर है वो बेशुमार एटम्स से मिलकर बना होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं सर्किट में से कंडक्टर में से तो वो इलेक्ट्रॉन तीन एटम के साथ टकराते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस these opposition comes from the position of moving electrons with the atom group पर निकलते। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो डेफिनेशन। अगर आप 1 वोल्ट इंडक्शन डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में और उसकी वजह से वहां तक करंट जो पास होता है उस कंडक्टर में से, तो हम कहेंगे कि वहां पर रेजिस्टेंस कितनी है कंडक्टर की 1 ओम। यानी अगर यहाँ से वैल्यू पहले आप डी ओवर आई, अब रेजिस्टेंस 1 ओम होगी वोल्टेज वहां हो टेंशन इक्वल 1 वोल्ट हो तो हमारा करंट उसमें से पास होगा। उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की वो कितनी होगी 1 ओम के बराबर होगी। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम वोल्टेज V और करंट I का ग्राफ ड्रा करते हैं, वोल्टेज जो है तो उसको हम लेते हैं y एक्सिस और जो हमारा करंट I है उसको हम लेते हैं दोनों x एक्सिस। तो इनके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है देखें, अगर हमारे पास करंट हो 1 एम्पीयर, यहाँ पे वोल्टेज 1 एम्पीयर ये पॉइंट है, करंट हमारे पास 2 एम्पीयर वोल्टेज 2 वोल्ट हो, करंट 3 एम्पीयर वोल्टेज 3। तो जब हम पॉइंट्स को लाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम। If a graph is plotted between current I and resistance V, a straight line will be obtained. कोई भी चीज कोई भी करंट जब ओहम लॉ को सैटिस्फाई करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो भी इस तरह का होगा कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है, करंट V करंट I और रेजिस्टेंस V के दरमियान ये स्ट्रेट। अब ये जो ओहम लॉ है कुछ लिमिटेशन है, यानी कुछ खास कंडीशन के अंदर ये ओम लॉ है वो अप्लाई केबल है या फुलफिल। पहले नंबर पे है टेंपरेचर ऑफ अ मेटल के आपके पास ओम लॉ उस वक्त अप्लाई केबल है जब टेंपरेचर ऑफ अ मेटल क्या है कांस्टेंट। आपके पास जो टेंपरेचर है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट है, डिक्रीज ना हो या डिक्रीज ना हो, क्योंकि टेंपरेचर के कम से ज्यादा होने से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है। जब रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगी उसकी वजह से आपका करंट की वैल्यू भी कम या ज्यादा होगी, तो फिर हमारे पास ग्राफ स्टेट नहीं आएगा। इसलिए ओम लॉ के लिए जरूरी है कि जो टेंपरेचर है वो कांस्टेंट रखें। दूसरे नंबर पे लिमिटेशन है फिजिकल स्केल ऑफ चेंज। जो फिजिकल स्केल है कंडक्टर की वो भी चेंज ना हो। फिजिकल स्केल से बात है उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज ना हो, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस वजह से डिस्टेंस भी चेंज होती है फिजिकल स्केल के साथ साथ। सो ओम लॉ के लिए ड्यूटी है कि आपके पास ये दोनों जो चीजें हैं ये फिजिकल स्केल और दूसरे टेंपरेचर और कंडक्टर ये कांस्टेंट होने चाहिए और ये है ओम लॉ की कंडीशन।
यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होगा।